हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 11th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सेट। सेट मीन्स होता समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए ध्यानपूर्वक पहले हम सेट की डिफिनीशन के बारे में समझते हैं कि सेट होता क्या है। उसके बारे में एक एक करके पहली प्रश्नावली के लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे ताकि हम उस प्रश्नावली को आसानी से सॉल्व कर सकें। समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह है। यह डिफिनीशन देखिए यहाँ पर लिखी गई है। सेट की डिफिनीशन है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि ऐसा संग्रह जो क्या हो? वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कि वह लोगों के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ऐसा सेट हो जो सभी के अकॉर्डिंग सेम ही एलिमेंट हो। जैसे अगर हम कह दें 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 2। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम कुछ आप लोगों को नंबर्स के बारे में बता दें कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं सेट पर। सेट की डिफिनीशन को भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर यानी कि जिसकी हिंदी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी क्या कर दें? इंक्लूड कर दें, जीरो को भी मिला दें और 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी कि जीरो को यदि हम मिला देते हैं और इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी? होल नंबर होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या के बारे में समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 इधर सो ऑन इनफाइनाइट तक, और इधर की संख्या 1 2 3 इधर सब निगेटिव होता है। ठीक है। इधर भी क्या कर देंगे? इनफाइनाइट तक, यानी कि निगेटिव की सभी संख्याएं और पॉजिटिव की सभी संख्याएं और साथ में जीरो, इन सबको यदि हम मिला देते हैं तब क्या बनेगा? तब वह बनेगा पूर्णांक बनेगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक बनेगा। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, दिखने में शायद दिक्कत। चलिए, ठीक है, यह हो गया पूर्णांक हो गया। ठीक। उसके बाद और संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/5 हो गया, ठीक है, 4/8 हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे हम कोई भी संख्या लिखेंगे और उसके नीचे 0 ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अच्छा, क्या बताइए, 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 5/1 भी 5 ही होता है और केवल 5 लिखेंगे वह भी 5 ही होता है, इसलिए अभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई। और उसके आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हों। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, केवल खुद से हो और 1 से हो। जैसे अगर हम मान लें 5 बताओ, 5 को कौन ऐसी संख्या है, कौन कौन संख्या है जो इसको डिवाइड कर देगी? 5 को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं है 1 और 5 को छोड़कर। कोई भी संख्या इसको नहीं डिवाइड कर सकती। अगर हम इसमें 1 से भाग लगाएंगे तो वह डिवाइड करेगी और 5 से भाग करेंगे तो यह डिवाइड करेगी। यानी कि इसके 2 फैक्टर केवल हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 फैक्टर हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 2 ले लीजिए, 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 2 को एक तो 1 करेगा, एक 2 खुद ही करेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या है।
3 बताओ, 3 भी 1 और 3 करेगा, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा आप लोग ये बताइए हमें, क्या 1 कैसी संख्या है? 1 क्या अभाज्य है? 1 के कितने फैक्टर हैं? इसको कट करने वाली कितनी संख्या है? केवल एक ही है ना, केवल एक ही है, तो इसको हम अभाज्य नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो जिसके 2 फैक्टर हों, यानी कि 2 संख्याओं से कट हो, या तो केवल एक ही सो रही है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। अच्छा, इस और एक संख्या के बारे में बताते हैं हम लोगों को, भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, वैसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 4 के बताओ कितने फैक्टर हैं? कितने फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड करेंगे? एक तो 1 हो गया है ना, 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया। देखो इसके फैक्टर कितने? मोर देन 2 फैक्टर हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, 6 ले लो, 6 के कितने हैं? 1 है, 2 भी है और 3 भी है, 3 के बाद 6 भी है, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है ना, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। बताओ एक क्या भाज्य संख्या है? 1 क्या भाज्य संख्या है? 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ना ही इसको हम भाज्य कहेंगे, ना ही अभाज्य कहेंगे। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं वह होती है जो 2 से ना कट हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट नहीं होती उसको विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्याएं कहते हैं। अब बताओ, 1 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, तो विषम है। 3 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, विषम है। 5 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 के बाद 7 के बाद 9, है ना, इसी तरह चलता जाएगा। ये क्या है? विषम संख्या है। सम संख्याएं क्या होगा? सम संख्या एक तो 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, ऐसे ऐसे चली जाएंगे तमाम संख्या, इसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इन नंबर के बारे में हमको पता हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं कि डिफिनीशन पे एक बार आ जाते हैं। डिफिनीशन को और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब यही है कि वह व्यक्तियों के आधार पर चेंज ना हो, व्यक्तियों के पसंद से के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ठीक है, वह ऐसा संग्रह हो जो सभी के लिए समान हो। जैसे अगर हम कह दें कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा? 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्याएं के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? सब होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं, इस 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 और 5। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम आपसे पूछ दें 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, आप यही बताएंगे। ठीक है, मैं भी यही बताऊंगा। किसी और अन्य व्यक्ति से हम पूछेंगे तो वह भी यही बताएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम किसी दूसरी स्टेट में जाकर पूछेंगे, ठीक है, कि 5 तक का नेचुरल नंबर कौन सा है, तो अभी 1 2 3 5 ही बताएगा। ठीक है, अब यह व्यक्तियों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सभी व्यक्ति के लिए सेम। तो ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो सभी के लिए सेम हो उसको हम कहते हैं समुच्चय। उसी को कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह, मतलब परिभाषित संग्रह, सुव्यवस्थित संग्रह। ठीक है, उसी कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कलेक्शन यानी कि संग्रह, कलेक्शन में संग्रह होता है, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे बेस्ट, भारत के सबसे बेस्ट 5 एक्टरों का समुच्चय, 5 एक्टर्स का समुच्चय, यानी कि 5 हीरो का समुच्चय। अब मेरे अकॉर्डिंग, मेरी पसंद के अकॉर्डिंग 5 अगर मैं एक्टर बताऊं तो अलग हो सकते हैं, आप बताएंगे आपके अकॉर्डिंग वह एक्टर अलग हो सकते हैं, किसी अन्य के अकॉर्डिंग वह एक्टर के नाम अलग हो सकते हैं। तो ये जो संग्रह है यह सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए
बुक की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं इसमें। चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, जैसे लिखा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर लिख दिया कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। अच्छा, अभी हमने बताया कि जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। उसमें सम संख्याएं भी होती है, विषम संख्याएं भी होती है। इसमें कहा गया है 10 से कम हो, प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन वो कैसी संख्या हो, विषम हो। यहाँ 1 लिया, 2 को नहीं लिया, क्यों? क्योंकि 2 सम संख्या है और 3 विषम है। यहाँ क्या जाएगा, 4 क्या है, 4 सम, इसलिए नहीं लिया गया। 5 विषम में लिया गया, 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है ना। यानी कि जो विषम है उसको ले लिया गया। यानी कि ये क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है। सेट को हम हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सेट को हमेशा हम क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और उसे हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। उसके उस बाहर, जैसे मान लो एक सेट का नाम लिखना, सेट का जो नाम है, जैसे मान लीजिए सेट ए। सेट ए को हम इस तरह लिखेंगे, सेट ए क्या है, ऐसे मझला कोष्टक बनाएंगे, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 1 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 5, 7 और 9, ठीक है। और इधर मझले कोष्टक में हम लगाकर बंद कर देंगे। यह प्रदर्शित करने का, यानी कि रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है। यहाँ हमेशा कैपिटल लेटर लिखेंगे और इधर हम मझले कोष्टक के अंदर सभी एलिमेंट को लिखेंगे, जितने भी उसमें तत्व हैं उसको हम कॉमा लगाकर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई अगर सेट दे दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर इसमें एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अभी इसमें तो नहीं रिपीट होगा, लेकिन अगर हम ले लें, जैसे स्कूल ले लें, स्कूल की स्पेलिंग, स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है, SCHOOL, है ना। स्कूल, स्कूल हो गया। अब कह दिया जाए कि स्कूल की जो स्पेलिंग है इसका समुच्चय तैयार करिए, तो हम अगर हम लिखेंगे, लिख लिए ए और ऐसे मझला कोष्टक लगाए। अब इसमें जितने भी एलिमेंट सबको लिखेंगे। इसमें क्या है, एस है ना, एस है, एस के बाद क्या है, सी है, सी के बाद एच है, एच लिख लिए, और एच के बाद डबल ओ है, तो हम केवल सिंगल ओ ही लिखेंगे, फिर क्या है, एल लिखेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, यह स्कूल जो वर्ड है उसके सभी लेटर का, यानी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग के लेटर का समुच्चय है। कि जो हम एलिमेंट लिखेंगे वह रिपीट ना हो, रिपीट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे। अभी इस विधि को कहते क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वर का समुच्चय। तो स्वर क्या होता है, AEIOU, है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, AEIOU। किसी और से पूछेंगे तो अभी यही बताएगा। किसी से भी पूछेंगे जिसको अंग्रेजी के बारे में जानकारी होगी वह यही बताएगा, AEIOU, ठीक है। ये क्या है, सेट है। किसका सेट है, वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सुपरिभाषित संग्रह। इसी को हमको समझना था, आप लोग समझ गए होंगे सुपरिभाषित क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, समुच्चय के लिए वस्तुएं, यानी कि जो अवयव होते हैं उसमें के सदस्य होते हैं, उसको सदस्य कहते हैं। कहने की इसका तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए सेट है, अब इसके अवयव क्या होंगे, इस सेट के अवयव होंगे 1, 3, 5, 7, 9। इसको क्या कहेंगे, सदस्य कहेंगे, या फिर हम कहेंगे इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे, या फिर अवयव कहेंगे। अगला
समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABS। ये वाला जो भी हम आप लोगों को बताएं, ये वाला कह रहा है ना, यहाँ पर जो निरूपित करते हैं, यहाँ पर ए जो लिखे हमेशा एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो, लेकिन वह कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। तीसरा, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करना चाहिए, जैसे यानी जो अवयव होते हैं, जो इसके अवयव होते हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे, जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर कैपिटल लेटर है, सब स्मॉल लेटर में होने चाहिए, सभी स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, इसके जो अवयव है सभी क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए, ये याद रहे। ठीक, अब उसके नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं कि ये क्या है। यदि ए यानी यदि स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है, यदि ए, जैसे अगर हम लिख दें, चलो एक सेट बना लेते हैं, फिर से एक बी सेट बनाते हैं, बी नहीं ए ही लिखते हैं क्योंकि ए लिखा गया ना। अगर हम ए लिख देते हैं, ए एक सेट है, सेट बनाएंगे और इधर महिला कोष्ठक लगा लेते हैं और AEIO और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यू। ये क्या वावेल्स है ना। कह रहे यदि ए समुच्चय ए का अवयव है तो हम कह सकते हैं ए समुच्चय ए में है। देखो ए सेट है, इसका अवयव ए है और इसका अवयव है, इसका मतलब ए समुच्चय ए में है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको हम वाक्यांश में अवयव कहते हैं, सदस्य है या नहीं है। इसको हम प्रतीक के माध्यम से इस तरह प्रतीक लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के माध्यम से हम बताते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ए एप्सिलॉन यानी स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, यानी कि हमें ये दिखाना है, अगर हमको ये दिखाना है कि इसका एलिमेंट ए, स्मॉल ए इस सेट का अवयव है, तो हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। ठीक है, ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, यानी ए बिलोंग टू कैपिटल ए। बिलोंग का भी प्रयोग करते हैं, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी ए, इसको एप्सिलॉन पढ़ेंगे, ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, ऐसे लिखते हैं। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, देखो बी इसमें नहीं है, तो अगर एलिमेंट नहीं है तो स्मॉल बी लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नॉट एप्सिलॉन, है ना, नॉट एप्सिलॉन। ऐसे एप्सिलॉन लिख कर इसे कट कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन, कैसे साइन बनाएंगे, नॉट एप्सिलॉन कैपिटल ए। अगर अवयव नहीं है बी इसमें कहीं पर है, नहीं है, तो बी नॉट एप्सिलॉन ए। ठीक है तो इस तरह ए एप्सिलॉन ए। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, बस यही चीज़ दिया गया है यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, दो तरीका और समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अभ्यास प्रश्न पर, प्रश्नावली पर आएंगे, है ना। इसको अगर हम बढ़िया से समझ लिए तो ये जो पहली जो प्रश्नावली है हम खुद कर लेंगे बिना बताए हुए। चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं, किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां, यानी समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं, एक है रोस्टर विधि और एक है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि, यही रोस्टर विधि होती है जो ये बताएं, हम ऐसे लिखेंगे तो ये रोस्टर विधि होता है, इस तरह लिखेंगे तो रोस्टर विधि होता है। चलिए इसमें बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे देखो, इसको अगर पढ़ते हैं, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का हमें समुच्चय लिखना है और उस समुच्चय को हमें रोस्टर विधि से लिखना है, समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इस 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, भाग देने पर, यानी 1 तो कट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 कट करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा, 21, 42, इतनी संख्याएं क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। और इससे हमको सेट तैयार करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मजले कोष्ठक में से इसको लिख देना है। और अगर सेट का हमें कुछ नाम देना है तो यहाँ हम चाहे ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, बस ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। रोस्टर हो गया, यहाँ पर देखो क्या गया, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, बस ऐसे लिख देना है। ठीक, चलिए उसके नीचे देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर यहाँ पर है ना, बस ऐसे लिख देना है। ये रोस्टर विधि है, रोस्टर या सारणीबद्ध, यहाँ नाम लिख सकते हैं बराबर करके, यहाँ हम कोई नाम बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक, है ना, उसमें सम भी संख्या होती हैं
और विषम भी संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि विषम प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, यानी कि ये विषम प्राकृतिक संख्या होंगे। ऐसे मजले कोष्टक में इसको रख देंगे और यहाँ बराबर करके कोई हम कैपिटल में नाम लिख देंगे, बस ये हो गई रोस्टर विधि। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। और देखिए इसके नीचे अभी हमने क्या बताया था आपको, यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानता दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब स्कूल का अगर हम सभी समुच्चय को लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे तो SCHOL ऐसे लिखेंगे। ओ को हम एक ही बार लिखेंगे, डबल बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक विधि तो हो गई। अब अगली विधि है, अगली विधि यहाँ पर देख लीजिए, अगली विधि है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, देखिए समुच्चय निर्माण रूप में हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे कोई हम अंग्रेजी वर्णमाला का एक कोई लेटर लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, बराबर करेंगे और मझले ब्रैकेट में लिखेंगे x इज सच दैट, इसको हम कहते हैं इज सच दैट, x इज सच दैट, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अगर ऐसा लिखा गया है x सच इज सच दैट, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, तो x क्या हो सकता है, x हो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का एक अक्षर है। तो स्वर हमको मालूम है A-E-I-O-U 5 होता है, उसी में से x एक है, उसी में से x एक है। इसको ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ इसके बारे में सब बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न को हम बहुत ही आसानी के साथ करेंगे, है ना। एक बार इसको हम समझ लिए तो अभ्यास प्रश्न को बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर आते हैं। देखिए x एक सेट है, x मजे को x इज सच दैट, x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। अब बताओ ये जो लिखा गया है x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। x क्या होगा, x वह संख्या होगी जो 42 को विभाजित करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे तो 42 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं थी, 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं यहाँ पर है ना, वही चीज़ वहाँ भी लिखी गई। अगर हम उसको निकालेंगे तो x क्या है, x एक ऐसी संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। तो 42 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या होंगी, ये सभी होंगी, यानी कि x यही सभी है। अगर हम ऐसे लिख देंगे कहीं पर और किसी से पूछेंगे x क्या है तो वह यही सब बताएगा। ठीक है, यही सब संख्याओं को वह बताएगा। तो डायरेक्टली हम चाहे तो ऐसे लिखें, इसको हम रोस्टर या साड़ी विधि रूप कहते हैं, या फिर हम उस तरह लिखेंगे उसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे, इस तरह अगर हम लिखते हैं, इस तरह कुछ लिखेंगे तो इसको समुच्चय निर्माण विधि कहें। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बी वाला देखते हैं, एक बी सेट है और मजलिक कोष्टक के अंदर y इज सच दैट, y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। y क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी कि y अंग्रेजी वर्णमाला का A-E-I-O-U में से एक होगा। ठीक है, सी सेट देखते हैं, z इज सच दैट, z एक विषम प्राकृतिक संख्या है। z क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि z एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है ना, विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे हम उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं, फिर कल हम लोग प्रश्नावली को पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और इसको देखिएगा। उसके बाद फिर हम अगली प्रश्नावली को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और बहुत ही आप लोगों को आसान लगेगा। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में। जब इसको हम हल करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो इस तरह हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं ना, ऐसे करके सॉल्व करेंगे, पेयर और बना के कॉमन लेकर ऐसे, ये तो सब आता है आप लोगों को। तो x के मान निकालेंगे तो x का ऐसे 2 मान आएगा, x का 2, 1 और माइनस 2। लेकिन इसको लिखना कैसे, इसको कह रहा है समुच्चय रोस्टर में, समुच्चय रोस्टर विधि में लिखिए, यानी कि पहली वाली विधि में लिखिए, यानी कॉमा करके नंबर, पहली वाली विधि रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि लिखना। तो रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, हम मध्य क्वेश्चन में जो एलिमेंट होता है उसको लिख लेते हैं, बस लिख लिए एलिमेंट, बस हो गया। चाहे तो इसका नाम लिख दो, यहाँ कोई नाम दे दो बराबर करके, A इक्वल टू सेट, बस रोस्टर विधि हो गया। या फिर ऐसे ही लिख दो। ठीक है,
दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा। समुच्चय x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी जो x स्क्वायर है वह लेस देन 40 है। इसको रोस्टर रूप में लिखिए, यानी इस रूप में लिखना। इसको क्या करना है, इस रूप में लिखना। यह कौन सा रूप है, कौन सी विधि है, यह विधि है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि ये बताए थे आप लोगों को। अब इस समुच्चय निर्माण विधि को कह रहा है कि रोस्टर में लिखिए। ऐसे तो हम समझ कह रहे हैं रोस्टर में लिखिए। चलिए पहले समझते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब जीरो भी उसमें होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके सो ऑन इन्फिनिटी तक। धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक को छोड़ देंगे, माइनस वाली संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। धन पूर्णांक और क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, यानी कि उसका जो एक्स का ऐसा मान हमको लिखना है जो स्क्वायर करने के बाद वह 40 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 1 लिख दिया गया है, यानी कि 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, 40 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 40 से कम है ना। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, 40 से कम है। लेकिन अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 40 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है कि एक्स धन पूर्णांक तो है लेकिन वह उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, इतने एक्स को लिखना है। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, सबको हमको लिखना पड़ जाएगा, लेकिन नहीं हमको लिखना है। हमें ये देखना है कि उसका स्क्वायर करने पर 40 से कम हो। तो हम स्क्वायर देखो इन सबका स्क्वायर करेंगे, 40 से कम होगा। जैसे ही 7 पे आएंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। 49 क्या है, 49 बड़ा है 40 से, है ना, इसलिए हम 7 को नहीं लेंगे। इतने एलिमेंट है, इतने अवयव हैं। अब इस अवयव को हमको किस विधि में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप क्या होता है, मझले कोष्टक में सभी एलिमेंट को लिख देंगे, लिख दिए बस। चाहो तो यहाँ नाम दे दो एक कोई, बस आंसर, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, उसके बाद कल हम लोग प्रश्नावली पे डायरेक्ट आएंगे। चलिए इसको समझते हैं। समुच्चय ए, समुच्चय ए ये रोस्टर विधि में देखो लिखा गया है, स्वान को कह रहा है समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि में यानी कि एक्स इज सच दैट करके लिखना है। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे एक है क्या, देखेंगे हम 1 4 9 16 25 सो ऑन लिखा गया, यानी कि 1 का स्क्वायर है ना, एक 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर दिया गया है। प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है ना, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ऐसे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलता जाएगा। इसको हमको समझना कि लिखा क्या गया है, ठीक है। हम एक सेट बनाएंगे, ए लिखेंगे और फिर मझला कोष्टक एक्स इज सच दैट लिखेंगे, फिर यहाँ एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स है क्या। एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। जितने भी इसमें एक्स एलिमेंट हैं, जितने भी एक्स हैं क्या है, एक्स मतलब इसके सभी एलिमेंट, एक्स का मतलब इसके सभी एलिमेंट, और जितने भी इसके एलिमेंट हैं सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, बस ऐसे लिख देना है। अगर ऐसे हम लिख दिए और किसी को कह दिए कि इसको रोस्टर विधि में लिखिए, तब हम ऐसे फिर इसको दोबारा हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और एक और इसी को वैकल्पिक तरीके से कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे अगर मान लो हिंदी ना लिखना हो, हमें नहीं लिखने का मन करता है तो हम ऐसे लिखेंगे। ए सेट बनाएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है, एन स्क्वायर है। एन मतलब नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर एक्स है। लेकिन कहाँ तक है, अच्छा इन्फिनिटी तक दिया, यानी अनंत तक है, ठीक है। और जो स्मॉल एन है, यहाँ देखो लिखा है एन, स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी कि स्मॉल एन एप्सिलॉन कैपिटल एन। जो एन है वह नेचुरल नंबर है। कैपिटल एन क्या दिखा रहा है कि एन नेचुरल नंबर है। बस आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। इसके बाद हम अगले दिन आप लोगों को इस प्रश्नावली को पढ़ाएंगे, इस प्रश्नावली को, ठीक है। बहुत ही, वैसे तो ये आधा आप लोगों को सब कुछ आ ही रहा होगा, बताएंगे थोड़ा थोड़ा बता देंगे, सभी लोग कर ले जाओगे, कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।